ये कहानी है महाराष्ट्र के एक वीर की। जब भी भारत भूमि पर कोई संकट आया, कोई खतरा मंडराया, तब तब महाराष्ट्र से किसी न किसी वीर ने हमेशा मोर्चा संभाला। ऐसे ही एक वीर और महानायक थे विनायक दामोदर सावरकर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नाशिक सिटी के पास एक छोटे से गांव भगूर में चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री दामोदर पंत और माता राधाबाई थीं। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम की गाथा में अमिट छाप छोड़ेगा। वीर सावरकर की रगों में बचपन से ही देशभक्ति का लहू दौड़ रहा था। जब उन्होंने नासिक से 10th क्लास पास किया तो वो आगे की पढ़ाई करने के लिए पुणे चले गए। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई करने के साथ ही साथ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भी बनाया, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश के चंगुल से आजाद कराने के लिए कसम खाई। सावरकर ने अपने लगभग 200 विश्वास पात्र साथियों की एक मीटिंग बुलाई और 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना, चाहे इसके लिए जरूरत पड़ने पर हथियार ही क्यों न उठाना पड़े। उनकी आंखों में हर भारतीय के लिए स्वतंत्रता का सपना पल रहा था। सावरकर ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद बॉम्बे से कानून की पढ़ाई की, लेकिन वो लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करना चाहते थे। इसके लिए उस समय के क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक जी ने पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेटर लिखकर सावरकर की सहायता करने को कहा। सावरकर को स्कॉलरशिप मिली और वो लंदन चले गए। वहां पर उनको ग्रेज इन कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वो इंडिया हाउस में रहने लगे। इंडिया हाउस लंदन में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स का घर था, जिसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया था। इंडिया हाउस भारत से आने वाले स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए रहने की जगह भी देता था और उनको हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता था। इंडिया हाउस में भारतीय स्टूडेंट्स को भारत की स्वतंत्रता के लिए रणनीति बनाने का मौका मिलता था। इंडिया हाउस में सावरकर बहुत से क्रांतिकारियों और नेताओं से मिले। यहाँ उनकी मुलाकात मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल और निरंजन पाल से हुई। सावरकर का इंडिया हाउस आने के पश्चात यह विचार और मजबूत हो गया कि अंग्रेजों को भारत से बिना हथियार की ताकत से नहीं निकाला जा सकता। जल्द ही युवा क्रांतिकारी सावरकर ने लंदन में अपनी गुप्त संगठन अभिनव भारत के लिए सदस्य भर्ती करने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की और इसमें मैडम कामा सहित कई भारतीयों को शामिल किया। कलम में बहुत ताकत होती है, लेकिन जब सावरकर ने लिखना शुरू किया तब इसका असली मतलब समझ में आया। सावरकर जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1857, जिसे अंग्रेज 1857 का सैनिक विद्रोह कहते थे, वो केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और अपने इसी विचार को फैलाने के लिए सावरकर जी ने 1857 का स्वातंत्र्य समर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब लिखी। उनकी यह किताब छपने से पहले ही बैन कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि ये किताब इंडियंस में जागरूकता और विद्रोह की भावना को बढ़ावा देगी। सावरकर जी का लेखन केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि एक ताकतवर विचारधारा थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया। उनके शब्दों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और ये साबित कर दिया कि अगर कलम सही तरीके से चलाई जाए तो वो तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। मदन लाल ढींगरा खुदीराम बोस की फांसी से बहुत दुखी हुए और उन्होंने ब्रिटिश अफसर कर्जन वायली को गोली मार दी। ढींगरा का मानना था कि जब तक अंग्रेजों को उनके ही तरीके से जवाब नहीं दिया जाएगा, वे नहीं समझेंगे। कर्जन की हत्या के बाद मदन लाल ढींगरा पर मुकदमा चला। अंग्रेजों को अब यह एहसास हो गया था कि इंडिया हाउस क्रांतिकारी विचारों का केंद्र बन गया है। कर्जन वायली की हत्या ने लंदन को हिला दिया था और उसके बाद सावरकर पर भी शक किया जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने ग्रेज इन की अंतिम परीक्षा पास की तो इनके जजों ने उन्हें डिग्री देने से मना कर दिया, जब तक कि सावरकर ये लिखित में न दे दें कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन सावरकर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सावरकर को ये एहसास हो गया था कि अब लंदन उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए वे पेरिस चले गए। पेरिस में रहते हुए उन्हें खबर मिली कि नासिक में उनके भाई गणेश सावरकर को काला पानी की सजा के विरोध में एक युवक ने वहां के कलेक्टर को गोली मार दी। जिस बंदूक से उस युवक ने गोली मारी थी वो सावरकर ने ही लंदन से भेजी थी और इसीलिए जब सावरकर लंदन में थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सावरकर की गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश जज यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन पर मुकदमा ब्रिटेन में चलाया जाए या भारत में।
आखिरकार ये फैसला हुआ कि उन्हें भारत ले जाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सावरकर के क्रांतिकारी साथी उनको छुड़वाना चाहते थे। योजना ये थी कि उन्हें मार्सेलिस बंदरगाह पर पहुंचते ही छुड़ाया जाएगा। सावरकर ने बंदरगाह पर पहुंचते ही अंग्रेज सिपाहियों को चकमा देकर जहाज से छलांग लगा दी और तैरकर किनारे पर पहुंच गए। लेकिन किनारे पर सावरकर को कोई भी अपना साथी नजर नहीं आया, इसलिए वे फ्रेंच पुलिस के पास चले गए और उनको बताया कि वे एक राजनीतिक कैदी हैं। लेकिन तभी वहां पर अंग्रेज सिपाही आ गए और फ्रेंच पुलिस को कुछ रिश्वत देकर उन्होंने सावरकर को अरेस्ट कर लिया। सावरकर का केस अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चला और राजनीतिक दबाव में फैसला अंग्रेजों के पक्ष में आया। हालांकि फ्रेंच सरकार ने फ्रेंच भूमि पर हुई इस गिरफ्तारी का विरोध हेग अंतर्राष्ट्रीय अदालत में किया। इस घटना से सावरकर और अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पूरी दुनिया में पहचान मिली। सावरकर को जैक्सन की हत्या के आरोप में 23 जनवरी 1911 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बस 7 दिनों के बाद ही दूसरे केस में उनको एक और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ उनकी सजा में लगभग 50 वर्षों की कठोर कैद भी शामिल थी। इस बात पर सावरकर ने हंसते हुए कहा था, चलो अच्छा हुआ 2 आजीवन कारावास की सजा देकर कम से कम अंग्रेजों ने भारत के पुनर्जन्म की अवधारणा को अपनी स्वीकृति दे ही दी। मतलब भारत में जैसा लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, उसी तरह से मेरा पुनर्जन्म होगा और तब मैं दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा काटूंगा। और इस पुनर्जन्म की अवधारणा को अब ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया है। आप सभी ने काला पानी की सजा के बारे में सुना ही होगा। अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे लोग काला पानी की सजा कहते थे, उसमें कैदियों को बेहद कठोर यातनाएं दी जाती थीं। रोजाना एक न एक कैदी या तो आत्महत्या कर लेता था या मानसिक रूप से बीमार हो जाता था। सावरकर को अंडमान में दी गई यातनाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में जिन कैदियों को सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता था, उनसे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता था। सावरकर को सेलुलर जेल की 3री मंजिल की छोटी सी कोठरी में रखा गया था, जिसमें सिर्फ एक पानी का घड़ा था और एक ग्लास था। उनकी कलाइयों और पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां जकड़ी रहती थीं। जब सावरकर अंडमान की जेल में थे, उसी समय उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी उसी जेल में थे। वीर सावरकर 10 वर्षों तक इस काल कोठरी में रहे। अप्रैल 1911 से मई 1921 तक वे पोर्ट ब्लेयर की जेल में थे। लेकिन कहते हैं ना, एक देशभक्त कहीं भी रहे वह देशभक्त ही रहेगा। सजा ने सावरकर की आत्मा को किसी भी तरह से झुका नहीं पाया और न ही उनकी स्वतंत्रता की प्यास बुझाई। 10 वर्षों की कठोर काला पानी की सजा के बाद सावरकर को भारत लाया गया और यहाँ 4 साल तक वापस जेल में रखा गया। ब्रिटिश को सावरकर से कितना खतरा था, उसको इसी बात से समझा जा सकता है कि इतने सालों उनको अंडमान की जेल में रखने के बाद भी उनको कई शर्तों के साथ जेल से रिहा किया गया।